वो फ्लैट का 6 माह का किराया एक साथ दे चुका था। अब वो यहाँ से जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। उमर कहता था मसाइल अपना हल साथ लेकर आते थे और उसके मसाइल भी अपना हल साथ लाए थे। लैल जो उसके साथ कराची के बड़े कोचिंग इदारे में पढ़ रही थी, वो अब उसे नोट्स भी भेज दिया करती थी। वो यूं पढ़ाई में पीछे नहीं रहा। लाइब्रेरी में सारा दिन वो किताबों में गर्क रहता था। जब वो रातों में सोने के लिए लेटता था, तब कोई था जो उसे याद आता था, बगैर इजाज़त। ये वो वक्त था जब उमर अच्छा खाना खाते हुए 1000 बार सोचता था, जब वो महंगे कपड़े, जूते और खास तौर पर परफ्यूम्स लेते हुए उसे सोचना नहीं पड़ता था। वो फौरन खुद को ना कहकर आगे बढ़ जाया करता था। खुद को ना कहना आपको बड़े बड़े मसाइल से बचा लेता है, और उसने ये सीख लिया था। वो नौकरियों से निकाला जाता था क्योंकि उसके पास पढ़ने और नौकरी मैनेज करने के लिए वक्त नहीं होता था। उससे कई बार जूते सिलाई करके पहने थे। शर्टों के रंग बोसीदा और पुराने हो जाते थे। वो उन्हें तब तक पहनता था जब तक वो फट न जाएं। कोयटा की यख बर्फ बरसाती रातों में वो अपने लिए गर्म बिस्तर नहीं खरीद पाता था। उनके फ्लैट में एक हीटर था जिसे उसका दोस्त और वो बारी बारी इस्तेमाल करते थे। को के इस कड़कते जाड़े में उस हीटर की कोई वक़्यत नहीं थी, लेकिन वो बस खामोशी से सब सहे चले जा रहा था। अगर वो पैसा इन चीज़ों में झोंकने लग जाता, तो कोचिंग के पैसे पूरे ना हो पाते। घर और बस का किराया, खाना और बाकी के खर्चात, उन सबको पूरा करने के लिए उसे काफ़ी बार दिल मारना पड़ता था। कई बार सख्त सर्दी और बर्फबारी में उसे पैदल कोचिंग जाना पड़ता था, और फिर जब तक वो क्लास में बैठा रहता, उसे अपनी टांगें शल महसूस होती। यहाँ आकर बहुत कुछ बदला था। यहाँ वो चाहकर भी हाले को देखने नहीं जा सकता था, लेकिन एक चीज़ थी जो नहीं बदली थी, उसका दिल। उसे लगता था वो उसे भुला चुका है, लेकिन वो दिल के तख्त पे परचुमान थी। पहले से ज़्यादा शान और हक के साथ वक्त गुजरता रहा। वो इन हालात का आदी होता गया। उसकी वाहिद अयाशी जेना रोड के कलेजी और नान हुआ करते थे। वो जब भी उदास होता तो यहीं आता था। बूढ़ा शफीक पठान रेहड़ी लगाए जब कलेजी उसके सामने धोकर साफ करके बनाता था, और फिर जब वो उसे नान के साथ खाता था, तब उसे लगता था ये जिंदगी है, यही जिंदगी है। हालात की सख्ती, मौशी बुरी हालत और टूटा हुआ दिल, वो इन हालात में भी डट कर खड़ा था। कुछ लोगों को खड़ा होना पड़ता है क्योंकि वो जानते हैं अगर वो गिरे तो उन्हें उठाने कोई नहीं आएगा। और फिर वो दिन आ गया जब उसका इम्तिहान था। वो सफ़ेद शर्ट के ऊपर हाकी पैंट पहने इम्तिहान देने आया। बड़े से हॉल में कितार नुमा कुर्सियां सजी थीं। लड़के लड़कियां पर्चियों पे झुके पन्ने स्याह करते जा रहे थे। दो उस्ताद सा उन तमाम तालिब इल्मों की निगरानी की खातिर उनके सरों पे घूम रहे थे। ये कोई असल में उस्ताद नहीं थे, ये किसी बड़े बड़े अहदेदारों से रिटायर आला ओहदेदारान थे। हब्ती असूल पसंद बूढ़े, जिनके चेहरों से सख्ती का गुमान होता था, जिनके वजूद से परफ्यूम की नहीं, रोब और दबदबे की खुशबू आती थी, जिनको देखकर ही सांस हलक में अटकने लगे। हॉल के ऐन सामने यहाँ तलबा की कुर्सियाँ ख़त्म होती थीं। वहीं जरा सा ऊंचा स्टेज बना था जहाँ 3 लोग बैठे थे। एक सफ़ेद बालों वाली औरत, एक दरमियानी उम्र का मर्द, और तीसरा कराहत और संजीदा चेहरे वाला अशोक खोली। पहली कितार को छोड़कर दूसरी कितार में आओ तो सफ़ेद शर्ट वाला लड़का पेपर पे झुका हुआ था। उसके पीछे बैठी लड़की बार बार उसकी पीठ पे हल्के से पेन मारती थी। शायद वो उससे कुछ पूछ रही थी। वो नज़रअंदाज करता रहा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और फिर वो मुड़ा। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। क्या मसला है बीबी, तंग ना करें। वो बरहमी से कहकर अपने पर्चे पे झुकने लगा, लेकिन ऐन उसी वक्त उसे अपना पर्चा हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ, और फिर अशोक खोली के हाथ में जाता हुआ नजर आया। वो जानता था अब कुछ नहीं हो सकता। सारी दुनिया जैसे जलकर राख हो गई थी। आपको चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। आपको अब इस इम्तिहान का अहल नहीं समझा जा सकता। यू मे को। वो ठंडी बर्फ जैसी आवाज़ में जैसे कोई नोहा सुना कर गया था। CSS, PCS और उसी तरह के चंद बड़े बड़े इम्तिहानों में आपको दाएं बाएं देखने, यहाँ तक कि ज़ोर से सांस तक लेने की इजाज़त नहीं होती। उमर से गलती हो गई थी, और अब वो उस पे सारी ज़िंदगी पछताने वाला था। सर, मैं चीटिंग नहीं कर रहा था। ये बीबी मुझे बार बार तंग कर रही थी। मैं बस उन्हें रोक रहा था। वो खोखला ही तो गया था। उसे अपनी सारी दुनिया घूमती महसूस हो रही थी। कोहली बगैर जवाब दिए स्टेज पर वापस चला गया। उमर दीवानावार उसके पीछे गया था। सर प्लीज़, मेरा करियर तबाह हो जाएगा।
प्लीज़ मुझे मेरा पेपर वापस दे दे। वो मिन्नत कर रहा था, लेकिन उसके सामने मौजूद तीनों नफूस ने गोया आंखें बंद कर ली थीं, कान लपेट लिए थे। उसकी आंखें भरने लगी थीं। सर प्लीज़ मेरा पेपर दे दे। सर वो लड़की वो मुझे तंग कर रही थी। खुदा की कसम मैंने चीटिंग नहीं की। सर प्लीज़। सिक्योरिटी, इन्हें ले जाओ। कोहली ने आवाज़ बुलंद दरवाजे पे खड़े एहलकारों को इशारा किया। नहीं, नहीं, प्लीज़, प्लीज़ सर मैं बर्बाद हो जाऊँगा। मेरा फ्यूचर, मेरा करियर सब ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते। मैम प्लीज़ आप कुछ बोलें। वो उस औरत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। दो एहलकारों ने उसे बाजू से पकड़ लिया। अब वो उसे घसीट ले रहे थे। उमर ने एक झटके से उसको आज़ाद करवाया। सर प्लीज़ आप अभी अपने सामने मुझसे दोबारा लिखवा लीजिए, लेकिन ये जुल्म ना करें। खुदा के लिए मुझे मेरा पेपर दे दें, मैं चीटर नहीं हूँ। वो बेबसी से चिल्ला रहा था, मिन्नत कर रहा था। अगले 10 मिनट तक उसे हर तरह से उन्हें घायल करने की कोशिश की, मिन्नतें की, लेकिन वो लोग टस से मस ना हुए। उसे कमरा इम्तिहान से निकाल दिया गया, उसका पेपर ले लिया गया। वो उस रात पूरी रात फ्लैट नहीं गया था। फ़ोन ऑफ रखा और बस सड़क पे चलता रहा। रात की आखिरी पहर सड़क पे चलते हुए उसे कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया और थाने ले आए। वो अगला सारा दिन भी थाने में रहा। सब कुछ खत्म हो गया था, बर्बाद हो गया था। वो थाने की कोठरी में बैठा था, सर झुकाए, बेहाल, शिकस्ता। दफातन उसे अपने करीब किसी के शनासा कदमों की आहट महसूस हुई। उसे सर नहीं उठाया। वो उससे नाराज थे। वो कैसे आ सकते थे? उसे सर झटका। कोठरी का दरवाज़ा खोला गया और एक नफीस सूटेड फूटेड मेहरबान सा आदमी अंदर आया। उमर ने गर्दन उठाकर उसको देखा। वो परेशानी से उसे देख रहे थे। वे पंजों के बल उसके करीब बैठे, उससे बच्चों की तरह अपने दोनों पासों उनके गिर्द बांध दिए और उनके सीने से लगकर सुकून से आंखें बंद कर लीं। आंसू निकला, ना कोई शिकायत। वो बस खामोशी से उनके साथ लगकर बैठा रहा। हलक में बहुत सी गिराएं अटक गई थीं। बहुत सा पानी आंखों से बाहर आना चाहता था, लेकिन वो बस जबर किए बैठा रहा। वो उसे निकाल कर ले आए, तसल्ली दी, दिलासा दिया, वापस ले जाना चाहा, लेकिन वो नहीं गया। मिराज थक कर वापस चले गए। लेकिन अब ये हुआ था कि वो हर हफ्ते उसे विजिट करने आते थे। वो पहले की तरह बोलता नहीं था, तानों के जवाब नहीं देता था। वो बदल गया था, बहुत ज़्यादा बदल गया था। ये वो वक्त था जब उमर के दिल से हर जज्बा ख़त्म हो गया था। उसे लगा था अब अगर कभी खालिद सुल्तान खुद भी उसके सामने आ गई तो वो बेहिस बनकर गुजर जाएगा। अब उसे जीने की ख्वाहिश नहीं रही थी। और इसी तरह एक चमकती हुई सुबह उसके लिए एक खुशखबरी लाई थी। वो पास हो गया था। उसने 10वां नंबर हासिल किया था, क्योंकि जब उससे पेपर लिया गया था वो 80% हल कर चुका था। उमर के पास जैसे सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। वो किस तरह शुक्र अदा करता। मिराज सुल्तान, उसके दोस्त और हेवन से बाकी कई लोग उससे मिलने आए थे। मुबारकबाद, मिठाइयाँ, खुशी, कहके। जिंदगी यकदम बदल सी गई। उसे इस्लामाबाद भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए। चंद माह बाद वो एएसपी उमर हयात था। उसे ये नाम, वर्दी, ओहदा, क्रेडिबिलिटी कमाई थी। उसे पैसे से इश्क था और अपने कमाए पैसे से उसे हद से ज़्यादा इश्क था। क्या अब तुम समझे उमर हयात को पैसे से इतनी मोहब्बत क्यों थी? चंद साल तक वो कोयटा में सर्व करता रहा। रूटीन सख्त और टफ थी। वो बस एक रिपोर्ट की तरह खुद को काम में झोंकते हुए था। इस सारे अरसे में वो एक बार भी कराची वापस नहीं गया था। मिराज सुल्तान हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद उसके पास आ जाते थे। दिन में कोई 10-12 दफ़ा एक दूसरे को कॉल करना उनका मामूल था। उसकी ज़िंदगी में बस 2 लोग थे, अम्मा और उसके जज साहब। तीसरे इंसान को वो गिनती में नहीं लाता था। इतने सालों में उसे हाले को पाने की चाह ख़त्म कर दी थी। उसी अरसे मिराज सुल्तान के इसरार पे उसे अपना ट्रांसफ़र कराची करवा लिया। वो कराची वापस आ गया था, लेकिन जिस रात वो वापस आया उसी रात किसी ने उस पर हमला कर दिया। वो उसके मुखालिफ थे। उसकी जॉब में 1000 मुखालिफ थे। उसे 3 गोलियां लगी थीं। वो सड़क पे पड़ा करा रहा था, लेकिन वो उठना नहीं चाहता था। वो अब जीना नहीं चाहता था। उसी लम्हे एक गाड़ी उसे अपने करीब आती दिखाई थी। उसकी आंखें रोशनी के बायस चमदहा गईं। गाड़ी से निकलने वाली एक लड़की थी। उमर ने उसको देखा और फिर वो सांस नहीं ले सका। 4 साल, वो 4 साल उससे दूर रहा। उसे याद नहीं किया, उसे देखा नहीं, उसे सुना नहीं, उसे भूलना चाहा और उसे लगा वो भूल चुका है, लेकिन वो गलत था। 4 साल से जो डब्ट उमर ने अपने दिल को दे रखी थी
वो झूठी थी। जो दिलासा वो खुद को देता था वो बेकार था। उसे लगा था उसकी ज़िंदगी में अब हाले नहीं है, लेकिन वो थी। वो आज भी पहले दिन की तरह दिल के तख्त पे परचुमान थी। 4 साल कहीं दूर पीछे रह गए, वो तो उसे कभी भूला ही नहीं था। वो आज भी लाइब्रेरी में उसे बिना थके देखने वाला उमर था। वो आज भी वैसी थी। उसे देखकर आज भी दिल चाहता था कि जिया जाए, उसके साथ जिया जाए। ये वो लम्हा था जब उमर ने खुद को एक चांस दिया। जिंदगी पे थोड़ा हक उमर का भी था। मैं जीना चाहता हूँ, उससे कहा, और फिर वो रुक गई। उमर ने उसको रुकते देखा, फिर उसे अपने करीब आते देखा। वो सांस रोके हुए था। वो इस लम्हे को सांस लेने के वक्त जितना भी ज़ाया नहीं कर सकता था। आज उसे अंदाज़ा हुआ था कि उससे शहर बदला था, लोग बदले थे, लेकिन वो अपना दिल नहीं बदल सका था। वो दिल जो हमेशा से हाले सुल्तान के लिए धड़कता था, उससे आज अपने दिल से सारे वहमे अच्छे निकाल कर खुद को हालात के सपुर्द कर दिया था। वो खुद को चांस देगा, वो जिएगा। जिंदगी पे थोड़ा हक उमर हयात का भी था। मौजूदा दिन सफ़ेद महल के बाहर रुकी उमर की गाड़ी से वो दोनों बाहर आए। हाले ने स्याह घुटनों तक आती कमीज के साथ स्याही बड़े पाइंचों वाला ट्राउजर पहन रखा था। उमर उसी सरमाई ट्रैक सूट में मलबूस था। हाले ने गर्दन ऊंची करके उस इमारत को देखा। कितनी बार उसके पापा ने उसे यहाँ लाने की कोशिश की थी, कितनी बार उसे याद करना चाहा, गिनना चाहा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो बस गुलाबी गीली आंखों से उस इमारत को देखती रही। अंदर चलें, उमर के नरमी से कहने पे उससे रुख मोड़ा और फिर गायब दमागे से उसके साथ चलने लगी। वो जगह जगह रुक जाता, चौकीदार से लेकर गुजरते भागते दौड़ते बच्चे, उनको स्कूल के लिए तैयार करने वाली उनकी आया, हर एक ठहर ठहर कर उससे बात करता था। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब देता था, झुककर बच्चों के गाल चूमता था। हाले ने नोट किया था, उसे वहाँ हर गुजरते बच्चे और बड़ों ने उमर कहकर पुकारा था। ना कोई साबका, ना लायका, वो सबके लिए बस उमर था। वो उमर की मैयत में राहदारियां पार करती आगे चलती जा रही थी। वो हर एक से उसका तारुफ करवाता जाता था। ये हाले सुल्तान है, मेराज बाबा की बेटी। ये तारुफ सुनकर उसने हर बच्चे बड़े की आंखों में अपने लिए अकीदत देखी थी। वो उसे मोहब्बत से तक रहे थे, उससे दोबारा आने का कह रहे थे। वो बस सर हिला रही थी, कहने को कुछ था ही नहीं। दूर कहीं से बच्चों के कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही थीं। उमर के कदम उस आवाज़ के पीछे थे। वो उन रस्सों से वाकिफ था। यहाँ आकर उसके चेहरे पे सुकून था, इत्मीनान था। अब वो दोनों बड़े से हॉल के दरवाजे पे खड़े थे। सफ़ेद सतूनों से खड़ा हॉल किसी मस्जिद की तरह था। नीचे मोटे मोटे कारपेट बिछे थे। बच्चियाँ दुपट्टे ओढ़े और बच्चे सर पर जालीदार टोपी पहने सबक पढ़ रहे थे। हाले को बेख्तियार इस माहौल से रौब सा आने लगा। उमर को देख उन सब ने मुश्तरका सलाम किया। वो उन सब के सामने ज़रा सी ऊंची बनी जगह पे जा बैठा। जालीदार टोपी अब उसके सर पे थी। हाले को अब अंदाज़ा हुआ था कि वो यहाँ कुरान पढ़ाता है। उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में आयत सुनाई, आज हम इस आयत पे तदबीर करेंगे। वो बच्चों को देखते हुए कह रहा था। फिर उसकी नज़र हाले पे पड़ी। वो गुमसुम सी उसे देख रही थी। दुपट्टा ढलका हुआ था। उमर ने हाथ के इशारे से उसे दुपट्टा सर पे लेने को कहा तो वो गड़बड़ाई और फौरन से दुपट्टे को सर पे अच्छे से ओढ़ लिया। वो दोबारा बच्चों की जानिब मुतवज्जा हो चुका था। हॉल में बैठे बच्चों में 14-15 साल के बच्चों से लेकर कोई 3-4 साल के बच्चे भी थे। वो इस तदबीर को नहीं समझ सकते थे। फिर उमर ने उन्हें क्यों बिठा रखा था? वो बोल रहा था, सुना रहा था, और हाले मसमराइज होकर उसे सुन रही थी। ये उमर कितना मुख्तलिफ था, ये कौन था? वो काफ़ी देर तक बोलता रहा। बच्चे अपनी कॉपियों में अहम नकात नोट करते रहे और फिर वो नीचे उतर आया। हाले की तरफ आते हुए वो मुस्कुरा रहा था। उससे करीब पहुंचकर उससे तमाम बच्चों को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। इनसे मिलो, ये हाले सुल्तान है, मेराज बाबा की बेटी और उमर की बीवी। बच्चों में से किसी ने लुकमा दिया तो वह हंस पड़ा। हाले उसको हंसते हुए देखती रही। बच्चे अब इश्तियाक से उससे कुछ पूछ रहे थे, कुछ बता रहे थे। वो उनको मुस्कुराकर जवाब देती रही। मुजमा छूट गया। बच्चे अपने अपने स्कूल को तैयार होने चले गए। बस एक बच्ची थी जो उमर की टांगों से लिपटी तो हटी नहीं। वो 4 साला उम्मे रुबाब थी। उसकी जिद थी कि उमर के साथ रहेगी। हाले मुस्कुराते हुए उमर को उस बच्ची के लाड उठाते देखती रही।
ये अलग दुनिया थी। हाले का दिल चाहा था वो यहीं रह जाए। ये बच्चे, उनके मासूम सवाल जवाब, उनके चेहरों का इश्तियाक, यूँ लगता था वो हाले को पहले से जानते हैं, पहचानते हैं। वो उनके लिए नई नहीं थी। हेवन को चचा के कब्जे से आज़ाद करवाने का अज़्म दिल में पुख्ता सा हो गया। थोड़ी देर बाद वो दोनों बाहर निकल आए। बच्चे अब यूनिफॉर्म पहने साथ वाली बिल्डिंग की जानिब दौड़े लगा रहे थे। कुछ उछलत में थे, कुछ बेजार और कुछ पेट पकड़े ड्रामा करते नजर आ रहे थे। उमर कोई 100 दफ़ा रुका था और एक एक बच्चे से बात की थी, सवाल जवाब किए थे और उनके कान में कुछ कहा था कि वो खिलखिला देते थे। वहाँ इतने छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, उनको तो तदबीर का मतलब भी नहीं पता होगा। तुमने उन्हें क्यों बिठा रखा था? वो उसके साथ चलते हुए पूछ रही थी। वो बच्चे हैं, लेकिन कुछ सालों में बड़े हो जाएंगे। अगर तब एकदम से उनको तदबीर की क्लास में बिठा दूंगा तो उनको बोझ लगेगा। मैं उन्हें आदी बना रहा हूँ। कुरान पे गौर व फिक्र करने की आदत बचपन से होनी चाहिए। उमर ने सादगी से जवाब दिया। तुमने वहाँ मुझे अपनी बीवी क्यों नहीं बताया? पथरीली रोश पे चलते हुए हाले ने उससे दोबारा सवाल पूछा था। उमर ने कंधे उचकाए। मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था। वैसे भी आप इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हैं, तो इसका बार बार तस्करा मुझे मुनासिब नहीं लगता। एक लम्हे को, बस एक लम्हे को हाले का दिल डूब कर उभरा था। लेकिन फिर अगले ही लम्हे, जब सामने से पैर पैर चलते हुए बच्चे को उठाते हुए उमर को देखा तो उसे तलखी से सर झटका। मेरा फैसला सही है उमर, मेरे साथ रहोगे तो अधूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके लहजे में कुछ था कि उमर चौंक सा गया और फिर अगले ही लम्हे वो उसकी बात का मतलब समझ गया था। बच्चे के दोनों गाल चूमकर उसको आया के हवाले करते हुए वो हाले के करीब आकर रुका। औलाद, इज्जत और माल, ये 3 चीज़ें हैं जिस पे अल्लाह ने किसी इंसान को ज़रा सा भी इख्तियार नहीं दिया। ये अल्लाह के हाथ में है, उसका फैसला है। वो उससे करीब खड़ा कह रहा था। अगर ये फैसले इंसानों के हाथ में होते तो हर दूसरा इंसान बेऔलाद और हर तीसरा इंसान बेइज्जत भरना और हर एक इंसान मुफलिस नादर होता। जिन बातों को सोचकर आप खुद को हलकान कर रही हैं, मेरे जहन में ऐसा ख्याल भी नहीं आया। शादी में औलाद के अलावा भी बहुत कुछ होता है। वो नरमी और सादगी से कहकर आगे बढ़ गया। हाले जैसे लाजवाब हो गई थी, कहने को कुछ रहा ही नहीं था। वैसे अगर मेरे यहाँ औलाद ना हुई तो मैं अपने जैसा हसीन डिम्पल वाला और अच्छी खासी सेहत वाला बच्चा अडॉप्ट कर लूँगा। वो अपनी जगह से बोला। उनके दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। हाले ने सर झटका। आह, ये सेल्फ ऑब्सेस आदमी। लेकिन अगले ही लम्हे वो रुकी, आंखें मशकूक अंदाज में सुकड़ी और उसे एक झटके से गर्दन उठाकर उसे देखा। वो सामने खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, हशाश बशाश। तुम ऐसे नहीं हो, वो शाखी अंदाज में कहती आगे बढ़ने लगी। कैसा? 2 डिम्पल वाला गोरा या हसीन? तुमने कहा था तुमने फटे हुए जूते पहने हैं, पुरानी सिलाई कराई हुई शर्ट्स पहनी हैं। वो बोलती हुई आगे आ रही थी और उमर का चेहरा तारीख पड़ रहा था। तुम महंगे परफ्यूम्स और अच्छे खानों को ना करके आगे चले जाते थे। सेल्फ ऑब्सेस आदमी ऐसा नहीं होता। वो उसके सामने आकर रुकी। वो ऊंचा था, उससे गर्दन उठाकर देखना पड़ता था। अपनी तारीफ वो इंसान करता है जो एहसास कमतरी का शिकार हो, या फिर वो किसी को यकीन दिलाना चाहता हो कि वो ऐसा है। वो अदाकारी करना चाहता हो, खुद को और दूसरों को बावर करवाना चाहता हो कि वो अच्छा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी और उमर के मुंह पे जैसे किसी ने खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। तुम एहसास कमतरी का शिकार हरगिज नहीं हो। 2 लोग होते हैं जो किसी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो ऐसे हैं। एक जिन्हें खुद पे शक होता है, या फिर किसी दूसरे इंसान की नजरे उल्तफात का शौक, और दूसरे। उमर ने सांस भी रोक लिया। हर शय थम गई। गिल्टी इंसान। गिल्टी इंसान सबको यकीन दिलाना चाहता है कि वो ऐसा है, वो खुश है, ठीक है, मजाक कर रहा है, हंस बोल रहा है। ओ मेरे खुदाया उमर, तुम गिल्टी हो। वो मारे शौक के जैसे बोल ही ना पा रही हो। तुम्हें किस बात का गिल्ट है? आपको मेरी ज़ात पे तबसरा करने के अलावा कोई काम नहीं है? मुझे अपने बारे में बात करना पसंद नहीं, चलें। वो नागवारी से कह रहा था। तुम क्यों गिल्टी हो उमर? क्या हुआ है? हाले ने जैसे उसको सुना ही नहीं। अब के उमर मुड़ा, उसके तासुरात में सख्ती थी, मुट्ठी भींच रखी थी। मैं अगर उस दिन आपके चक्कर में जज साहब को छोड़कर नहीं आता तो वो ना मरते। वो बेबसी भरी हफ्की से बोला। मेरी वजह से आप, लैल, हसन,
और सारा हेवन सफ़र कर रहा है। मुझे लगता है मैं ज़िम्मेदार हूँ। कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन जब जब मैं आप सबको उदास या मुसीबत में देखता हूँ, मेरा गिल्ट मज़ीद गहरा हो जाता है। मैं ज़िम्मेदार हूँ। उसने एक एक लफ्ज़ पे जोर दिया। आपके बाप की मौत, आपके अगवा, आपकी ज़िल्लत और हेवन के बच्चों को एक बार फिर यतीम करने का ज़िम्मेदार उमर है। वो एक हादसा था उमर। हाले के लब बेयकीनी से फड़फड़ाए। उमर गिल्टी था। ओ प्लीज़। उमर ने बेसारी से उसे टोका। मैं कोई 10 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे आप धलासे दे रही हैं। मैं जानता हूँ सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ज़िम्मेदार हूँ और जिसने ये किया है, आई एम गोइंग टू मेक देम पे। वो सर्द आवाज़ में कहकर चला गया। हाले अब भी बेयकीन थी। क्या उमर भी गिल्टी हो सकता है? क्या उमर के साथ भी मसाइल हो सकते हैं? बेयकीनी सी बेयकीनी थी। हाले को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के बाद वो ऑफिस चला आया था, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला था शम्स ऑफिस में नहीं है। उसे हैरत हुई थी। उसे शम्स का ऑफिस भी चेक करना था, लेकिन वो इतनी जल्दी मौका दे देगा ये उससे नहीं सोचा था। वो फाइल्स में सर दिए काम में गर्क था जब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई थी। उसे गौर करना चाहा और फिर अंदाज़ा हुआ कि वो सफ़ीर की आवाज़ थी। स्टैंड पे से अपना कोट उठाते हुए वो बाहर निकल आया। सफ़ीर का ऑफिस उसके ऑफिस के साथ ही था। दरवाज़ा हल्का सा खुला होने के बायस आवाज़ों का रास्ता क्लियर था। उससे करीब आकर दरवाज़ा धकेला तो खुलता ही चला गया। अंदर सफ़ीर था और उसकी हालत ऐसी थी कि एक पल को उमर थम सा गया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके पुलिस वाले दिमाग ने सारी सूरत हाल डिकोड कर ली। सफ़ीर पागलों की तरह लग रहा था। उसकी आंखें गुलाबी थीं, टांगे इस तरह भी कैफियत में झुला रहा था। वो अपनी पावर चेयर छोड़े कोने में रख के सोफे पे बैठा था, बालों का हाथों में जकड़े। वो जैसे किसी शय का तलबगार था। और क्या उमर को जानने की जरूरत थी कि वो क्या शय है? सफ़ीर ने उमर को देखा और उठकर उसके पास आया। उससे उमर को धक्का देना चाहा, लेकिन ये नहीं हो सका। उसके जिस्म में तवानाई नहीं थी। उसके हाथ जिस्म कांप रहे थे। उसकी आंखें जैसे बहने वाली थीं। दफ़ा हो जाओ, जहन्नुम में जाओ। वो लफ्ज़ तोड़ तोड़ कर कह रहा था। मैं मार दूंगा, जाओ जहन्नुम में जाओ। उससे एक बार फिर अपने दोनों हाथों से उमर को धक्का देना चाहा। अब के वो गिर गया। उसकी टांगें उसका बोझ नहीं सह सकी। उमर ने उसे गिरे रहने दिया और इंटरकॉम तक गया। हाँ ज़हीर, बात सुनो गौर से। अजमल चाचा जो बैकडोर पर ड्यूटी देता है, उसके पास जाओ और कहो सफ़ेद मोती दे दे। आगे से कुछ बोला गया। टर करेगा, बोल देना साहब ने कहा है, वरना वो खुद नीचे आ रहे हैं। हाँ जल्दी पहुँचो। उसे हुक्म सादिर किया और सफ़ीर तक पलट आया। सफ़ीर के जिस्म में अब जैसे कोई जान बाकी नहीं रही थी। वो बिन आब मछली की तरह तड़प रहा था। उमर लब भींचे उसे उठाने लगा। वो खुद को छुड़ा रहा था। उमर के हाथ दूर हटा रहा था जब उमर ने एक जोरदार मुक्का सीधा उसके जबड़े पे दे मारा। सफ़ीर को सारी दुनिया घूमती महसूस हुई। उठो खामोशी से, तुम मेरे बाप नहीं हो जिसके नखरे बर्दाश्त करूंगा। सर से सरगोशी करते हुए वो उसे दोबारा उठाने की कोशिश करने लगा। अब के सफ़ीर ने मज़ाहमत नहीं की। उमर उसका बाजू कंधे पे डाले उसी कमर में हाथ डालकर उसे सोफे तक लाया और फिर फेंकने के अंदाज में उसे सोफे पे डाल दिया। उसी लम्हे दरवाजे से एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। सफ़ीर को इस हालत में देख ज़रा सा शॉक्ड हुआ, लेकिन फिर आगे बढ़ाया। सर को क्या हुआ है? वो वाक़ईतन परेशान हुआ। साथ एक छोटा सा साशे उसकी जाने बढ़ाया। उसमें सफ़ेद सरात कैद थे। कुछ नहीं हुआ, चलो निकलो। उमर ने उसको घुड़का। और हाँ, अगर तुम्हारे मुंह से भाप भी निकली तो खोपड़ी खोल दूंगा। बेजारी और सख्ती से कहकर लड़के को दफान होने का इशारा किया। बेचारा वर्कर इस इज्जत अफसाई की दाद न लाते हुए बाहर निकल गया। उमर वापस मुड़ा, सोफे के सामने रखी शीशे की मेज पे उन सरात को फैला दिया, फिर चाबी से उनको पीस लिया। सफ़ीर बेचैनी से अपना सीना, हाथ और कभी चेहरा मसल रहा था। साफ जाहिर था वो खुद को नोच लेना चाहता है, लेकिन सच छूकर उसके आसाब मजबूत थे। उमर ने उसको सीधा करके बिठाया और मेज़ की जानिब इशारा किया। सफ़ेद दीवानावार मेज़ पे झुका और नाक की मदद से उस सफ़ेद सरात को अंदर उतारा, फिर सीधा हुआ। सुकून, सरूर, आह ये क्या था? ये कैसी दुनिया थी? यकदम उसे अपना आप हल्का लगने लगा, हवा से भी हल्का। उसकी धड़कन तेज होती चली गई। उमर नागवारी से उसे देखता रहा। कुछ भी हो चाहे कुछ भी, वो इस टैलेंटेड आदमी और कौम के सरमाया को इस तरह ड्रग्स की नजर होते नहीं देख सकता था।
उसे ना जाने क्यों सफ़ीर पे तरस आया। सफ़ीर अब खुद को पीछे सोफे पे डाले सरूर में था। वो एक अलग दुनिया में था, जहाँ ना सोचें थी, ना हाले थी, ना शम्स था, ना उसका कातिल होने का गिल्ट। वो आज़ाद था, हल्का था, पुरसुकून था। उसकी नाक से खून एक लकीर की सूरत निकल रहा था। ज़रा फासले पे खड़ा उमर हयात बस उसे देखे क्या। सफ़ीर से जितनी नफरत सही, वो उसे इस तरह खुद को ज़ाया करते हुए नहीं देखना चाहता था। बाहर फैली धूप यासत से इमारत की दीवारों पे गिरती रही, खामोश लपसीए। सुल्तान होल्डिंग से चंद किलोमीटर दूर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में आओ तो रोशनियों में तुम्हारी आंखें चुंधिया जाएं। डीआईजी शमशीर मेज के पार कुर्सी पे बैठा था। उसी के बाएं तरफ एसपी वजाहत खान और दाएं तरफ शम्स सुल्तान बैठे थे। माइक्स की बहुतात, फ्लैश की रोशनी और कैमरों की खटाखट के दरमियान उन तीन नफूस के बोलने का इंतजार हर कोई कर रहा था। डीआईजी शमशीर ने खनकार कर बात का आगाज किया। मिराज सुल्तान कत्ल केस पिछले 2-3 माह से पूरे मुल्क के लिए एक मौमा और पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान रहा है। उससे कहना शुरू किया तो हर एक ने दम साध लिया। मिराज यूसुफ सुल्तान, जिसे आप सब ने एक फरिश्ता, एक अजीम इंसान और इंसानियत का रहनुमा समझ रखा था, असल में हकीकत कुछ और है। हाले पेपर देकर अभी बाहर निकल रही थी जब किसी स्टूडेंट के मोबाइल से उभरती इस आवाज़ पे ठटक कर रुकी। सारे स्टूडेंट उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। यकदम हॉल में शोर समझ गया। बदतमीजी, सवाल, अपने अल्फाज वापस लेने की बातें। शमशीर ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश रहने का इशारा किया और कहना जारी रखा। दर हकीकत मिराज सुल्तान हेवन के नाम पे एक बहुत बड़ी ड्रग स्टॉक रखते थे। उनके ताल्लुकात मुल्क के नामी करामी मंशियात के स्मगलर और पुलिस के इश्तिहारी मुलजिम शेर अली, नदीम अली का भाई, उर्फ बादशाह भाई के साथ थे। कॉलेज की कैंटीन में बर्गर खाते हसन के दोस्त ने जब यही वीडियो उसके आगे की तो उसका रंग सफ़ेद पड़ा। वो बेयकीनी से गर्दन नफ़ी में हिलाने लगा। आसपास बैठे तलबा शेम शेम के नारे लगा रहे थे। हसन सुल्तान को लगा था उसका बाप आज मरा है। शम्स का सर झुका हुआ था। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गया था। मिराज सुल्तान असल में हेवन प्रोजेक्ट की आड़ में कोई और काम कर रहे थे। वो ड्रग्स की एक बहुत बड़ी स्टॉक, जो कि शेर अली की स्मगल शुदा होती थी, उसे अपने पास रखने और हेवन के बच्चों और हेवन के अस्पताल के मरीजों को इंजेक्ट करते रहने में शामिल रहे हैं। चूंकि हेवन जाने वाली ट्रक्स और गाड़ियों को चेक नहीं किया जाता था, तो हमें कभी पता नहीं लग सका कि आज तक हेवन के अंदर क्या काले कारोबार हो रहे हैं। आज एक नामालूम शख्स की इत्तला पे जब हमने हेवन के गोदाम पे छापा मारा, तो हमें वहां से ये सब मिला। उससे प्रोजेक्टर की जानिब इशारा किया। वहां हेवन के गोदाम की फुटेज दिखाई जाने लगी। गोदाम में चारों जाने पुलिस एहलकार फैले हुए थे। आटे के छोटे छोटे थैले नुमा पैकेट से भरा हुआ गोदाम और हेवन में काम करने वाले लोग जो कि शॉक्ड और बुखलाए हुए लगते थे। उनके चेहरे गमसदा थे। वो जैसे मारे बेबसी के कुछ कर ही ना पा रहे हों। सफ़ीर के ऑफिस में बैठे उमर हयात की आंखें सुर्ख थीं। हाथ की मुट्ठी भींची जा रही थी। दिल का कर्व हर गुजरते लम्हे बढ़ रहा था। हेवन उसका घर था और वहाँ के लोग उसका खानदान। उसे बेबसी महसूस होने लगी। ये झूठ था, सफ़ेद कोरा झूठ। ये वीडियो उसके आज सुबह हेवन से निकलने के बाद की थी। वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो जगह अब उसकी नहीं थी। स्क्रीन पे जमी उसकी नज़रों में कहर था। हॉल में बैठा शमशेर अब भी कह रहा था। मिराज सुल्तान के कत्ल का मौमा भी हल हो चुका है। हमारी काबिल पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात एक करके बिलाहिर मुजरिम को ढूंढ लिया है। उससे हॉल की एक जानिब इशारा किया। एहलकारों के नरके में खड़ा एक आदमी, उसके मुंह पे स्याह कपड़ा चढ़ा था। शमशेर ने अब के दोबारा प्रोजेक्टर की जानिब इशारा किया। वहाँ एक वीडियो चलने लगी। वीडियो में मिराज सुल्तान के केस का इंचार्ज ऑफिसर नजर आता था और उसके सामने कमरा तफ्तीश में बैठा एक लंबे तड़ंगे कद वाला आदमी। ये वही आदमी था जिसने मिराज सुल्तान का कत्ल कबूल किया था। रफ़ीक वीडियो में वो कह रहा था। जी साहब, मैंने कत्ल किया है। मैं मिराज सुल्तान के अस्पताल वाले कमरे में अपने बंदूक को लेकर घुसा था। डॉक्टर को मैंने धमकाया था। क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हारा क्या ताल्लुक था मिराज सुल्तान के साथ? सब सच बताओ, बिल्कुल सच। अफसर सख्ती से कह रहा था। रफ़ीक ने चेहरे पे आधा पसीना साफ किया। उसके चेहरे पे जख्म के निशान थे। वो घबराया हुआ लगता था। गाड़ी में बैठे हारून शाहिद और नवाल बेगम यही वीडियो अपने टैब पे देख रहे थे। आज वो डिस्चार्ज हुआ था।
एक बाजू पे प्लास्टर चढ़ा था। चेहरे पे जख्म के निशान अब मंदमैल हो रहे थे। स्क्रीन की नीली रोशनी उसके चेहरे की तारीकी को खत्म नहीं कर पा रही थी। एकदम उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। हाले, हाले कहाँ है? उसे नवाल को देखा। हारून बेटे। उन्होंने कुछ कहना चाहा लेकिन वो सुन नहीं रहा था। गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ मोड़ो। उसे बेचैनी से हुक्म सादिर किया। सर शाहिद सर ने मना। गार्ड ने कुछ कहना चाहा। खुदा की कसम अकबर, अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ और निकाला तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। हारून ने ऐसी सख्ती, ऐसी कतियत से बोला कि लम्हे भर को नवाल भी खामोश हो गई। साहब, मुझे माल की सप्लाई करनी थी। आखिरी तारीख थी, लेकिन उस भुट्टे की बेटी भाग गई थी। लेकिन धंधा तो धंधा है ना। लंबी बात मत करो, काम की बात पे आओ। अफसर ने उसको झिड़का था। रफीक ने हाथ उठाकर जैसे माफ़ी मांगी हो। मैंने मिराज सुल्तान से कहा कि माल उठवा कर दे दे, लेकिन उसको गुस्सा आ गया। उससे कहा आज उसकी बेटी गायब है और हमें माल की पड़ी है। साहब, अब अपनी भी गंदी जुबान थी। मैंने बोला बेटी भी तेरे काले करतूतों की वजह से भागी है, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने उठकर मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। अपने फ्लैट में टीवी के आगे बैठी लैल की आंखों में नफरत थी। उसने अपने सामने रखा कॉफ़ी का मग उठाकर जोर से टीवी पे दे मारा। कांच के टुकड़े सारे में फैल गए। झूठ बोलते हो तुम सब। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। झूठे हो तुम। वो हंसियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। अंदर से निशा उसकी पुकार पे भागती हुई बाहर आई थी और अब उसे संभाल रही थी। आंसू उसकी आंखों से लुढ़क लुढ़क कर गिर रहे थे। मेरे पापा ऐसे नहीं थे। उसकी जुबान से बस यही अल्फाज निकल रहे थे। बस फिर क्या था? मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसका गला दबा दिया। मेरा मकसद उसको जान से मारना नहीं था, मैं बस गुस्से में था। वीडियो बंद हो गई। हॉल में बैठे लोग शल और साकिन थे। कोई कुछ नहीं कहता था, कोई कुछ नहीं सुनता था। शमशेर कह रहा था, मिराज सुल्तान की बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से हमें बाकी सारे सबूत भी मिल गए हैं। मिराज सुल्तान के अकाउंट में कई बार शेर अली की जानिब से एक हथी रकम डलवाई गई है। हेवन अस्पताल में भी एक बहुत बड़ी मिकदार में ड्रग्स का स्टॉक हमें मिला है। सारी तफसीलात और कागजात हम मीडिया को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिर में मैं आप सबसे बस यही कहूँगा कि मिराज सुल्तान वो नहीं थे जो हम सब ने समझ रखा था। उनकी वजह से कई जाने गई हैं। उन्होंने कई लोगों को ज़बरदस्ती इन कामों पर लगा रखा था। तमाम सबूत और गवाहियाँ इस जानिब इशारा करती हैं कि असल कातिल रफ़ीक है और मिराज सुल्तान बिलाहिर अपने स्याह अमाल नामों की वजह से अपने अंजाम को पहुँचे। पुलिस अपना काम कर चुकी है, अब अदालत के फैसले का इंतज़ार रहेगा। शमशेर बोलकर खामोश हुआ। माइक्स का रुख अब शम्स की जानिब मोड़ दिया गया। स्याह टू पीस सूट में मलबूस शम्स खामोश सा था। रिपोर्टर अब उससे धड़ाधड़ सवाल कर रहे थे। सर, आपने जो डॉक्यूमेंट्स मीडिया को दिए हैं उनके हिसाब से हेवन 1 साल पहले आप खरीद चुके हैं, तो आपके पास क्या सबूत है कि ये स्टॉक मिराज सुल्तान का था, आपका नहीं? शम्स से गहरी सांस सी, गला खनकार कर गर्दन सीधी की। हेवन प्रोजेक्ट से मेरी वाबस्तगी बस मलकियत की हद तक थी। मेरे भाई की मौत के आखिरी दिन तक मेरा हेवन से कोई ताल्लुक नहीं रहा और मेरे पास इस बात के सबूत हैं। उससे एक फाइल उठाकर बुलंद की। लेकिन आज से हेवन का हर मामला मेरा मामला है। वो यूनिवर्सिटी के गेट के करीब थी जब कुछ तलबा ने उसके गेट एक दायरा सा बना लिया। उनके चेहरों पे तहज़ीब थी, बातों में इस्तज़ा। वो हकारत से हाले को देख रहे थे। उसे लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। ये नौजवान यूनी के बदनाम समाना तालिब इल्म थे। मैं आज हेवन के सारे पुराने स्टाफ को निकालने का हुक्म देता हूँ। मैं आज से हेवन के हर बच्चे का बाप हूँ। आज से हेवन मिराज सुल्तान से नहीं, मुझसे ताल्लुक़ रखेगा। वो मेरा एम्पायर होगा। मैं उसे बस अपने खुदा के लिए चलाऊँगा। मैं उसे उन बच्चों के लिए चलाऊँगा जिनका इस दुनिया में खुदा के अलावा कोई नहीं। मैं इस बददयानत स्टाफ के साथ काम नहीं कर सकता, ना ही मैं इस स्टाफ के उन स्याह अमाल को माफ़ कर सकता हूँ। आज कितने सालों बाद उमर हयात को अपनी आंखें गीली होती महसूस हुई थी। सब कुछ हाथ से फिसल रहा था, भुरभुरी रेत की तरह। वो हेवन जिसे मिराज सुल्तान ने बस अल्लाह के लिए चलाया था, आज उसी हेवन के हवाले से उन पे कैसे कैसे इल्ज़ाम लग रहे थे। ये कैसा इंसाफ था? ये शर कैसी चीज़ था? ये हसद किस तरह सगे रिश्तों को चाट रहा था? उसका मोबाइल बज रहा था। हेवन की औरतें, बच्चे सब शायद उससे कॉल कर रहे थे। वो उनका उमर था, वो उनका हयात था, लेकिन उसके हाथ खाली थे। इस मजबूत और बिकाऊ सिस्टम के आगे
वो खाली हाथ और अकेला था। वो धीरे धीरे फर्श पे बैठता चला गया। ठंडा सफ़ेद मार्बल उसे अपनी हड्डियां जमती महसूस हुई। बाजू घुटने को गिर्द लपेटे वो कोई डरा हुआ, हारा हुआ, खौफजदा बच्चा लग रहा था। और फिर कई आंसू एक साथ उसकी आंखों से निकलकर बेतुक गिर हुए। मेरे जज साहब ऐसे नहीं थे। उसके लब होले से फड़फड़ाए। मा- माइक्स और फ्लैश की चमकती रोशनियों में वो मकरूर शख्स अब भी बोल रहा था। मैं अपने भाई के तमाम अमाल की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं उनकी तरफ से अल्लाह और उसके रसूल से माफ़ी मांगता हूँ। मैं इस सिस्टम, पुलिस और हमारी अदलिया से भी माफ़ी मांगता हूँ। मेरा भाई एक अजीम इंसान नहीं था। मैं आज कबूल करता हूँ। लॉन्ज में अपनी व्हीलचेयर पे बैठे यूसुफ सुल्तान आंखों में बेपनाह दर्द दिए टीवी को देख रहे थे। उनकी आंखें पल पल आंसू बहा रही थीं। मेहरमा उनके पास बैठी उनका हाथ थपक रही थी। हसद तुम्हें खा गया शम्स। शर तुम पे गालिब आ गया। वो रोते हुए बोले थे। तुम एक बार फिर मांस नोचने वाले गिद्ध बन गए हो। तुम्हें खुदा गर्क करे। मेरा मेराज ऐसा नहीं था। तुम्हें अल्लाह गर्क करे। तुमने मेरे बेटे पे ऐसे इल्ज़ाम कैसे लगाए? तुम मुर्दार होकर मरो। वो अपने एक बेटे के लिए दूसरे बेटे को बद्दुआएं दे रहे थे। उनके अक में सोफे पे बैठी हसीना बेगम के होठ मुकफ्फिल थे। आंखें खामोश, चुप, जैसे उनमें कभी पानी आया ही ना हो। अल्लाह तुम्हारे बख्त में जिल्लत लिख गए शम्स। उन्होंने आंखें मूंद ली। आज के बाद हेवन जाने वाली हर ट्रक, हर गाड़ी की चेकिंग होगी। और सबसे बड़ी बात, मैं हेवन को यहाँ से शिफ्ट करूँगा। ये माहौल, ये जगह अब इन बच्चों के लिए दुरुस्त नहीं है। मैं इन बच्चों को इस घुटन से निकालकर शहर के एक पुरसुकून हिस्से में ले जाऊँगा। अपने भाई के तमाम गुनाहों और गलतियों के लिए एक बार फिर माफ़ी चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। वो उठ खड़ा हुआ, लेकिन वो मुल्क को चंद नए हैशटैग और चंद टॉक शोज़ को एक नए मौजू देकर जा रहा था। वो हाले सुल्तान, हसन और उमर की ज़िंदगी में एक नया भूचाल लेकर आया था। उसकी शक्ल इस वक्त इतनी मकरूह थी कि वो देखने का जी नहीं चाहता था। मेरे बाबा ऐसे नहीं थे। हजूम से कहते हुए उसकी आंखें गुलाबी थीं। गला दुख रहा था, लेकिन वो रो नहीं सकती थी। वो कैसे उन बेहिस लोगों के आगे रोती? लड़कियां अब उसकी वीडियो बना रहे थे। वो एक एक से लड़ रही थी, उनके हाथों से मोबाइल छीन रही थी, वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज शायद ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मारे बेबसी के उसकी आंखें भीग रही थीं। लड़के लड़कियां अब करीब आते जा रहे थे। घेरा तंग हो रहा था। वो किसी अछूत की तरह उन्हें खुद से दूर हटाना चाह रही थी। मानी हेज बातें, मकरू कहके, खटिया लम्स, और उन सब के दरमियान एक शख्स आया था। वो जो कहता था वो दुनिया है, वो वाकई दुनिया था। उसकी भारी जसामत वाले गार्ड्स लोगों के दरमियान रास्ता बना रहे थे और वो उनके बीच से गुजरकर हाले के करीब आ रहा था। यकदम सारी आवाज़ें बंद हो गईं। जुमले कस्से लोग खामोश नजर आने लगे। हर आवाज़, हर जुमला बेमानी हो गया। एक आवाज़ थी जो सुकून की तरह दिल में उतर रही थी। सारी दुनिया भी अगर तुम्हें छोड़ दे तो हारून शायद वो वाहिद आदमी होगा जो तुम्हारे साथ होगा। वो साथ था। वो वाकई सारी दुनिया के छोड़ने पे साथ था। उससे बुत हुई खाले का हाथ पकड़ा। उसके गार्ड्स ने उन दोनों के दरमियान घेरा बना लिया। वो उसे लिए उस हजूम में से गुजर रहा था। उसके टूटे हुए बाजू में रश के बायस कई कोनियां, कई धक्के लगे थे, लेकिन वो उसका हाथ पकड़े बस उस हजूम, उस जिल्लत से निकाल रहा था। हाले सुल्तान नम आंखों और साकिन हुए वजूद के साथ उसके साथ चलती जा रही थी। जिंदगी में आपके पास एक हारून शाहिद होना चाहिए जो सारी दुनिया के छोड़ देने पे आपके साथ खड़ा हो सके। मुल्क भर में एक हलचल सी मच गई थी। कई नामवर सियासतदान, कई अमरा और मुल्क का हर इंसान इंस्टाग्राम और ट्विटर पे बयान देता नजर आ रहा था। हैशटैग शेम ऑन यू मेराज सुल्तान सारे मुल्क में गर्दिश कर रहा था। ऐसे में कुछ लोग थे जो उनके हक में बयान दे रहे थे। ये वो लोग थे जिनका हेवन से मेराज सुल्तान से ताल्लुक था। हेवन के सारे पुराने स्टाफ को धक्के देकर निकाला गया था। स्टाफ बदल गया था, लेकिन उमर की जगह वही थी। वो आज भी अकाउंटेंट था। ये शायद शम्स की एक यकीन दहानी थी कि वो उमर पे एतबार करता है। उमर हयात का बंगला अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई बत्ती आज रोशन नहीं थी। वो सफ़ेद ड्रेस शर्ट में मलबूस अपने कमरे में अंधेरा किए बैठा था, बाजू घुटनों से लपेटे, बजते फ़ोन से बेनियाज,
हारा हुआ, कमज़ोर उमर, ये वो उमर नहीं था। लैल के फ्लैट की हालत अबतर थी। कांच के टुकड़े जूं के तूं पड़े थे। उसके छोटे बाल बिखरे हुए थे। आंखें शिद्दत गरिया से सुर्ख पड़ रही थीं। लैपटॉप, मोबाइल सब ऑफ था। कोई काम हुआ ही नहीं था। वो ठंडे फर्श पे बैठी थी, साकित, गमसदा। हसीना मेराज के कमरे में बेड पे अपनी माँ की गोद में लेटे हसन की आंखों में खौफ था। वो बेचैन, डरा हुआ था। लोगों की हकारत ज़दा आवाज़, तहसीक भरे जुमले अब भी कानों में पड़ रहे थे। उसका फ़ोन बज रहा था। शायद दोस्तों की कॉल सी। उससे हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और फिर पावर ऑफ कर दिया। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा अम्मा। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। प्लीज़ मुझे कहीं छुपा दें। प्लीज़ मैं कहीं नहीं जाना चाहता। किसी से बात नहीं करना चाहता। वो उनकी गोद में अपना सर को रख के खौफ से बड़बड़ा रहा था। नॉर्मल जिंदगी एक बार फिर कोई ख्वाब लग रही थी। उमर हयात ही के बंगले में अगर लॉन की तरफ आओ तो हाले सुल्तान घास पे लंबी लेटी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, नाक सुर्ख थी और गला भारी। उसे लगा था वो सब फिक्स कर लेगी। उसे लगा था अब उसे अल्लाह से माफ़ी मांगकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। लेकिन ये क्या था? वो आदमी जिससे अल्लाह के लिए, जिसने उसके बंदों के लिए अपने बच्चों तक को पीछे कर दिया, वो आज एक ड्रग डीलर कहलाया जा रहा था। सारा मुल्क उस पे लानत भेज रहा था। उसकी शक्ल के पोस्टर जलाए जा रहे थे। नेकी गले का तोक बन गई थी और अब उसी आदमी के खानदान का गला घोंट रही थी। उसे लगा था आज के बाद वो कुछ नहीं कर सकेगी। इंतकाम, अपना हक, अपने पैरों पे खड़ा होना, सब बेकार था, बेमानी था। अपने कमरे में बैठा हारून शायद उदास था, बेचैन था। यहाँ से वहाँ चक्कर काटते उसकी टांगें शल हो चुकी थीं। हाली की तकलीफ, हसन का खौफ, लैल के आंसू, उमर का पीछे हट जाना, सब बुरा लग रहा था। सब बुरा था। दोस्त, खानदान, रिश्ते, उसके पास तो उन सबके नाम पे बस यही लोग थे। और वो आदमी जिसने उसके कातिल होने पर भी उसे कोई सज़ा नहीं दी, कोई तहसीक भरा जुमला नहीं कहा। उस आदमी के किरदार पे कीचड़ उछाली जा रही थी। कमरे में रखे कैनवस पे कई पेंटिंग्स अधूरी थीं। घनश्याम दास का सेक्रेटरी उसे कई बार कॉल्स कर चुका था, लेकिन सारी दुनिया बेकार थी। अगर खाली उदास थी, वो थक कर बेड पे गिर गया। एक आर्टिस्ट के पास करने को कुछ नहीं था। कमरे में बैठा उमर, फर्श पे बैठी लैल, घास पे बैठी खालिद सुल्तान और अधूरी पेंटिंग्स को नज़रअंदाज करता हारून, सब उदास थे, गमज़दा थे, शॉक थे। उन सबको अपने लिए किसी न किसी मसीहा के आने का इंतज़ार था। क्या उनके लिए कोई मसीहा आएगा?